नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर जो पॉलिटी की क्लास देख रहे थे, अगर आप लोग ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो फिर भी मैं बता दूँ कि वहाँ पे हमारा डिसाइड हो गया था कि हम लोग अभी पॉलिटी की क्लास ही कंटिन्यू रखेंगे। पहले आप पॉलिटी ही फिनिश कर ले और ठीक से पढ़ लें, हालांकि है ना, कि इसके बाद हमें पॉलिटी दोबारा ना पढ़ना पड़े, मतलब दोबारा इन द सेंस इस रिवीजन के तो पढ़ना पड़े, लेकिन दोबारा किसी और जगह जाके किसी और चैनल पर या फिर कहीं भी अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं तो अगर एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो आपको इससे फिर इधर उधर ना जाना पड़े, सब कुछ पॉलिटी के बारे में ठीक से आ जाए, छोटे एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए ठीक से। लेकिन हाँ, जब एग्जाम को पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, जब वो पर्टिकुलर कोई एग्जाम आने वाला होगा और अगर हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे तो फिर उसी के हिसाब से देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, तो हम लोग उसके हिसाब डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें एक्चुअली जब पूरा बड़ा एरिया पता होगा तब हम छोटे एरिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज खाली छोटा एरिया मतलब फिर अट्टू तोता हो जाएगा। फिर तो आपको ल्यूसेंट ही पढ़नी चाहिए एक हिसाब से ना, बुलेट्स में उसमें लिखा हुआ पढ़ लिया, अभी यहाँ पढ़ा, तुरंत एग्जाम में जल्दी जल्दी उड़ेल लिया जाके, है ना, यहाँ भरा और यहाँ से लौटा, यहाँ भरा लौटा, तो फिर उतना काम में आए। हमें क्या है, यहाँ पे एक सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है जिससे हमें आगे तक चीज़ें काम में आए। और प्रक्रिया जो देश में चल रही है, देश सरकार कैसे चल रही है, सरकार का काम क्या है, लोकसभा राज्यसभा ये सब हम डिस्टर्ब पढ़ रहे हैं, ये हैं क्या एक्चुअली में, हम लोग यहाँ वोट देते हैं या नहीं भी दे रहे हैं, कोई लोग वोट जो 18 से कम है वो लोग, तो उनके ऊपर सरकार तो रूल कर रही है, सरकार की नीतियाँ उनको प्रभावित तो कर रही हैं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, कैसे तो प्रभावित कर ही नहीं ना। तो हमें वही देखना है, इसलिए हमें समझना है इस चीज़ को ठीक से। तो हम लोग वो भी इस हिसाब से भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और संग में हमें नॉलेज भी मिलेगी। तो इसलिए दोनों तरफ से हमें करना है। ये पर्टिकुलरली कोई एग्जाम के लिए फोकस करेंगे तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी के लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है, पीसीएस के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें इतना ब्रॉड नहीं आता, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए आप बने हुए होंगे। तो उसके लिए जब ये पढ़ लोगे तब कुछ ल्यूसेंट या कुछ उठाओगे तो वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि पिछली वाली वीडियो परिसीमन की हमने पढ़ी थी और उसमें मैंने परिसीमन मैंने आपसे उस टाइम अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने बोला भी था कि लंबी निकल जाएगी, तो निकलने तो फिर कितनी, तो वो करीब 2 घंटे निकल के ऊपर, तो उस 2 घंटे में आपको फिर पर्याप्त मिलेगा सब कुछ, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। परिसीमन आयोग में ठीक से सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। उसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी परिसीमन के लिए, कि आपको उसमें सब कुछ है और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही हैं उसमें और वो भी जानने को मिलेगी। तो इसलिए पहले पीछे की वीडियो देख लें ताकि आपको आगे वाला कंटेक्स्ट समझ में आ जाए। हालांकि ये तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि अब तो थोड़ा सा उससे हट ही गया है। दरअसल हमने क्या लोकसभा संसद टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, तो संसद टॉपिक में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, राज्यसभा और हमने देखा था संसद में, एक्चुअली वही फिर से रिपीट कर दूँ, वही राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, आर्टिकल 79 ये कहता है। तो उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को हमने उधर पढ़ लिया था पीछे। अब हम लोगों को क्या देखना था इसमें, राज्यसभा, फिर हमने वो देख लिया सफलतापूर्वक। उसके बाद में हम लोगों ने लोकसभा स्टार्ट कर लिया। तो लोकसभा में हम लोगों ने जो भी चीज़ें धीरे पढ़ा है, तो हम लोग ये पूरा एक ब्रॉड टॉपिक पढ़ रहे हैं, संसद को, पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये संसद को पढ़ रहे हैं, संसद के अंदर ही ये सब कुछ आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा, और संसद के अंदर ही संसद के हम लोग वो सब कुछ अभी देखेंगे। प्रस्ताव जो विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, है ना, समापन प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं। फिर समय विभाजन होता है संसद का, कि समय संसद कैसे कार्य करता है, कि एक प्रश्नकाल होता है ना, तो वो सब हम देखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल एक होता है, वो क्या होता है, वो हम धीरे धीरे भी सबको समझेंगे। संसद एक लंबा एक टॉपिक है और हमें विस्तार से समझने के लिए हमें समझना, और ये हमें समझना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश का भविष्य जो हमें निर्माण, जो बोलते हैं ना, भाग्य विधाता जो बैठे हैं वहीं बैठे हैं ना, भविष्य का जो निर्माण करने वाले वो हम लोगों ने चुन के भेजे हैं वहाँ पर, और वो वहाँ बैठ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए उनका काम बनता है वो करना और हमारा हक बनता है सब कुछ जानना कि ठीक से प्रक्रिया हो रही है। और ठीक से प्रक्रिया हो रही है तो अब तब हम जानेंगे जब हमें प्रक्रिया भी पता होगी। हम ये तो देख लेंगे ठीक ठाक काम कर रहे हो, तो वो हमें जब ये नहीं पता होगी उनका काम क्या है तो फिर हम कैसे पूछ लेंगे उनसे, हम कैसे जानकार रखेंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जब पता होंगी तब हमें बिल्कुल हम चेक कर पाएंगे ठीक से कि हाँ सरकार जो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, उसी के हिसाब से आगे आने वाले चुनावों में हम निर्णय ले पाते हैं, ठीक है। तो एक सजग व्यक्ति होने के नाते और जागरूक व्यक्ति होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए। तो लोकसभा हमने जो स्टार्ट किया, लोकसभा हमने सबको इसमें चुनाव प्रणाली देखी थी। उस चुनाव प्रणाली में हमने एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखा था, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में समझा था। तो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसको कौन डिसाइड करता है, उसकी सीमा कौन खींचता है, तो वो है परिसीमन आयोग। हमने उनके बारे में ठीक से पढ़ा लास्ट वाली वीडियो में।
एक बार आप देख लीजिए, वैसे भी वो काफ़ी और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है। करंट अफेयर का भी टॉपिक तरीके से बनेगा, उससे बहुत क्वेश्चन आ भी चुके एग्जाम्स में और आने की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि 2026 में तो वो न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा और 2024 से 25-24 में जो भी एग्जाम होंगे, 24 तो जाने वाली है तो 25 बचा, तो 25 में हर हालत में पूछे जाएंगे बहुत सारे एग्जाम में। तो उसके लिए आप उसको तो आप बिल्कुल ठीक से अपने आप को प्रिपेयर कर लें परिसीमन आयोग के बारे में, ठीक है। उसमें 1-2 आर्टिकल्स भी देख लें कहाँ क्या क्या है, अदरवाइज जो उसमें स्टेटमेंट्स है वो उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा। उसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक। तो हम लोग संविधान में आगे आगे स्टार्ट करते हैं। संसद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे ये आज क्या देखना है हमें। संसद का जो सदस्य होता है उसके बनने की आपकी अर्हताएँ क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो हम देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो देखो, अर्हताओं की बात करें तो ऐसे करके अर्हताओं में से लिखना था संविधान में क्या अर्हता दी है, कि संविधान में बताया कि ये होना चाहिए आप संसद के सदस्य बनने के लिए। तो संविधान में देखो क्या है, आर्टिकल 84 बताता है हमें। आर्टिकल 84 ये कह रहा है संविधान में कि नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है। ये जो नागरिक लिख रखा है इसका मतलब भारत का नागरिक, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें इसमें शॉर्ट्स में लिख रखी है, तो शॉर्ट में लिखने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ यहाँ पे नागरिक तो किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड रहना चाहिए भारत के नागरिक की बात हो रही है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु लोकसभा में 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो कम से कम आपकी 25 आयु हो चुकी हो, ठीक है। और राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपको 30 आयु कम से कम हो चुकी है, उसके बाद आप या 30 पे बनेंगे। शपथ धारण यानी कि वो तीसरी अनुसूची में जो हमने बात करी, अनुसूचियाँ पढ़ी थी वीडियो हमने पीछे, उसकी अनुसूची की पढ़ चुकी है। तो तीसरी अनुसूची में जो शपथ लिखी है उसके लिए लोकसभा राज्यसभा के संसद के लिए, तो वो सांसद के लिए, तो सांसद के लिए शपथ उसमें तीसरी अनुसूची में दी गई। तो वो शपथ वो धारण करा हुआ व्यक्ति हो, बिना शपथ लेके ऐसे तो बन नहीं सकता संसद का सदस्य, यानी कि शपथ धारण करा हुआ हो और वो शपथ किसी ऐसे योग्य व्यक्ति ने दिलाई हो जो फिर वो चुनाव जो है ना, चुनाव आयोग वाला, उनके न्यायालय इनके वो सब कुछ कंसर्न में हो, उनके ध्यान में हो वो व्यक्ति, तो वो उस पर अजय नहीं अपने आप ले ली वो घर पे बैठ के तीसरी अनुसूची पढ़ दी और शपथ ले ली, ऐसे नहीं। तो इसलिए वो आपको चुनाव आयोग है, न्यायालय, इनके ध्यान में होना चाहिए कि एक उन व्यक्ति के नोन में आपने, चलिए वो कुछ ऊपर लगा, तो उन व्यक्ति नोन में आपने ली है, तो ऐसे करके सब शपथ आपको धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में कह रहे हैं विधि वाली अर्हताएँ। विधि वाली अर्हता मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने बहुत लिख दिया। विधि वाली अर्हता का मतलब क्या है कि संसद अगर कोई विधि बनाएगी, ठीक है, यानी संविधान में ये कह रखा है कि एक तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर आपकी आयु ऐसी होनी चाहिए, फिर आपको शपथ धारण करा हुआ होना चाहिए, और फिर संविधान में लिख रखा है कि अगर संसद ने कोई विधि बना दी है कि ये अर्हताएँ और होनी चाहिए आपको संसद का सदस्य बनने के लिए, तो आपको वो भी अर्हताएँ पूरी करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप संसद के सदस्य होंगे। तो ये संविधान में इतनी बात रखी है। और ये जो इतना सा मैंने कर रखा है ये क्या है, ये आपको मिलेगा आगे, मतलब क्या है, मतदाता सूची में और उसकी अलग से आगे इन द सेंस कोई विधि बनी होगी, कोई कानून बना होगा, तो ये आरपीए एक एक्ट होते हैं उनमें से लिखा हुआ है, ठीक है। तो संविधान से बाहर की बातें लिखी, तो उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको जो निर्वाचन क्षेत्र है, पहले क्या था, हमने राज्यसभा वाले में देखा था कि पहले क्या है कि आपको उस राज्य से, जिस राज्य के राज्यसभा के केस में आपको ऐसा ध्यान रखना था कि राज्यसभा में आप सदस्य बनने जा रहे हो अगर, तो आपको उसी राज्य से होना चाहिए, जिस राज्य से को आप रिप्रेजेंट करोगे राज्यसभा में जाके, तो आपको उसी राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। ये हमने देखा था, क्योंकि भाई राज्यसभा का मतलब क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि आप राज्यों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, और जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट करोगे कम से कम उस राज्य के तो होना चाहिए। तो एक हिसाब से बात उचित जान रही थी, लेकिन बाद में काफ़ी विवाद हुआ इस चीज़ पे। तो 2003 में संशोधन हो गया था कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, बस उसका मतदाता सूची में कहीं भी नाम दर्ज हो, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे असम का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, वो किसी भी भारत का हो, किसी भी राज्य को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति तमिलनाडु को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा में तमिलनाडु से भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश में रहते तमिलनाडु में रहने लग गया होगा वो बाद में, तो उत्तर प्रदेश में उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज था, तमिलनाडु में रहते तो तमिलनाडु कल्चर अच्छा ठीक से लग रहा है, वहाँ से पॉलिटिक्स अच्छी लगने लगी, वहाँ से घुस गया राज्यसभा में वो, तो राज्यसभा में वहाँ से चला जाएगा तो जा सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पहले 2003 से पहले ऐसा नहीं था कि आप जिस राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे आपको उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन अब ये हट गया है राज्यसभा के केस में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसको ध्यान रखिएगा। हमने राज्यसभा में ऐसे पढ़ भी लिया थे। और उसी आरक्षित वर्ग से मतलब क्या है, उसी आरक्षित वर्ग जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि अगर आप, जो हमें पता है कि SC ST के लिए जो आरक्षित वर्ग है ना उसकी सीटें आरक्षित करी गई हैं, तो जो SC ST से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कह रहा है कि मैं SC ST से चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है, तो और मैं उससे सदस्य बनना चाह रहा हूँ, जो मेरी सीटें आरक्षित हैं, मुझे वो सीटें चाहिए,
तो आपको उसी वर्ग का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं अगर कोई दूसरी कास्ट में आता हूँ, जैसे मैं सामान्य वर्ग में आता हूँ, तो मैं सामान्य वर्ग में आता हूँ तो मैं SC ST सीट पर नहीं लड़ सकता जाके, ठीक है। तो SC ST वाला व्यक्ति पहले वो जो सूचियाँ निकलती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची निकलती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए कि हाँ आप SC ST वाले व्यक्ति हैं और आप SC ST वाली सीट से सांसद बनेंगे जाके, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये भी लिखा है कि SC ST वाला ज़रूरी नहीं कि वो SC ST से लड़े, वो सामान्य वर्ग से भी लड़ सकता है, ठीक है। यानी कि जनरल वाला कोई व्यक्ति, सामान्य वर्ग वाला व्यक्ति SC ST से नहीं लड़ सकता है, SC ST वाला व्यक्ति सामान्य में आ सकता है। ये तो आपको जो एग्जाम्स वगैरह दे रहा है वो कट ऑफ वाला सीजन पता ही होगा ना, कि जो अगर SC ST में वो वर्ग आप ज़्यादा नंबर लिया तो जनरल वाले में भी आ जाओगे, लेकिन आप SC कम नंबर ला पा रहे हो तो SC ST में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जनरल वाला SC ST में नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, ये समझ में आ गया होगा कि ये संविधान में लिखा है, संविधान से बाहर लिखा है। और अनर्हताएँ क्या है कि आपको कब हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कब कर दिया जाएगा, यानी कि आपके संसद के सदस्य आप कब नहीं रहेंगे। अगर आपके पास ये कुछ हुआ इनमें से ना, तो आपके पास संविधान का सदस्य बनने की योग्यता हटा दी जाएगी, यानी सदस्य हटे जाओगे। तो 3 जगह आपको ये मिलेगी बातें। जैसे 3 जगह क्या मिलेंगे अनर्हता, देखो एक तो मिलेगी संविधान में मिलेगी कि संविधान ने कुछ कहा कि अगर आपके पास ये हुआ तो आप संसद के सदस्य नहीं रह पाएंगे। RPA हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं। RPA का मतलब क्या, R का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो, और 1950 और 1951 के 2 अधिनियम है। तो उसमें ध्यान रखना जो RPA 1950 है वो क्या है, वो हम लोगों के बारे में ज़्यादा बात करता है, जो वोटर्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करता है। और जो RPA 1951 है वो किसके बारे में बात करता है, जो नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करता है। उनको सदस्य बनना है, सदस्य छोड़ना है, किसी दल से जुड़ना है, किसी दल को छोड़ना है, वो सब बातें RPA 1951 में ज़्यादा लिखी हैं। तो RPA 1950 और RPA 1951 में अगर अंतर करना है तो बस यही अंतर है, एक तरीके से मोटा मोटा अंतर, बाकी अंतर बहुत सारे हैं, अलग से नियम पढ़ोगे तो उसमें अंतर क्या है। 1950 क्या है, जनता के लिए, 1951 क्या है, नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए। तो आपको संविधान में बातें कुछ मिलेंगी कि भाई अगर ये हुआ तो आपकी अनर्हता साबित होगी वहाँ पे। और RPA 1991 में आपको 1951 में मिलेगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मतलब अनर्हता साबित होंगे। और दल बदल विरोधी कानून, ये संविधान में नहीं था, ये हमें बाद में लाना पड़ा, दुर्भाग्य है, ठीक है। तो ये दुर्भाग्य बोला जाता है कि एक हमारे देश में ऐसा कानून भी है, ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे। और ये दल बदल जो विरोधी कानून है ये हम लोग अगली वीडियो में अलग से ठीक से समझ लेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है जिससे जाके वही बता रहा हूँ, सेपरेशन में कभी आपको रिवीजन करना हो कुछ हुआ तो आप फटाफट सर्च मारना दल विरोधी कानून और जल्दी से वीडियो आपको निकल के आ जाएगी। इसी बीच में पढ़ेंगे तो लंबा होगा, ढूंढना पड़ेगा बीच में अगर कहीं बताना हुआ, तो इसलिए मैंने इसको रोक रखा। हम लोग अगली वीडियो में तुरंत ही बना देंगे, उसकी लंबी वीडियो नहीं होगी, उसकी छोटी सी वीडियो में आ जाएगा आराम से, ठीक। अब हम समझ लेते हैं ये अनर्हता के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप संसद के सदस्य रहने लायक नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 102, पहले तो ये ध्यान रखना कि ये आर्टिकल ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो 102 वाली बात यूज़ भी होगा एक दो जगह। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर रहा है, ठीक है, यानी कि लाभ का पद उसमें नहीं होना चाहिए उसे, तो वो लाभ का पद धारण कर, और 56 पद अपवाद हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाभ का पद धारण करेगा संविधान में तो उसको हटा देंगे, यानी यहाँ पे नहीं काट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा। यानी कि वो लाभ का पद धारण करा हुआ होगा तब, 56 पद को छोड़ के, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो यानी कि अगर वो व्यक्ति लाभ का पद धारण करा हुआ होगा, यानी कि उसको मना करा गया था जब जो अनर्हता में कि लाभ का पद आपको धारण नहीं कराना चाहिए, तो लाभ का पद अगर आप धारण करे होगे तो संविधान में ऐसा लिखा है। और वो 56 पद को छोड़ के, अब एक्चुअली ना संविधान में ठीक से लाभ के पद को बहुत अच्छे से व्याख्यात नहीं किया गया है कि लाभ का पद एक्चुअली में क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे बोलेंगे, ठीक है। फिर भी हम ऐसे मान के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने थोड़ा न्यायालय में एक दो जो भी उनके मुकदमे हुए उनमें एक दो बीच में बताया कि सर लाभ का पद एक्चुअली में क्या होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं बताई, लेकिन हाँ ये कि संविधान में 102 वाले जो आर्टिकल है इनमें आसपास में क्या लिख दिया है कि राज्य मंत्री जो होगा ना, संघ का मंत्री और राज्य का मंत्री लाभ के पद में नहीं गिना जाएगा। तो यानी कि जो अपवाद की बात कर रहे हैं, तो बाद में 56 अपवाद की सूची आ गई अब, तो उसमें ये व्यक्ति लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात है, लेकिन हाँ DM वगैरह लोग हैं ये लोग लाभ के पद में गिने जाएंगे। यानी कि इतना ध्यान रखो जो सरकारी वेतन वगैरह कुछ ले रहा है तो वो लाभ के पद में आ जाएंगे। तो 56 पद ये छोड़ के ये नहीं आएंगे। 56 पद की एक बार लिस्ट वो भी मैं एक बार प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि उस पर वीडियो बनाने को है नहीं, खाली 56 नाम ही लिखने हैं बताने। लेकिन एक ध्यान रखना इसमें कंसेप्ट क्या है, संविदा पर जो लगा होगा, संविदा पर जो व्यक्ति लगा होगा वो लाभ के पद में, वो सरकारी वेतन ले रहा है तो उसको लाभ का पद गिना नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे क्या है, अब वो 56 पद में भी नहीं आएगा। आप सोचो 56 पद में यहाँ पे डाल दिया होगा, 56 में वो 56वां हो व्यक्ति है, 55वां व्यक्ति हो और संविदा वाला, ऐसा नहीं। संविदा वाले व्यक्ति को नहीं गिना जाएगा कि वो सरकार से वेतन वगैरह वैसे ले रहा है लाभ के पद के मान, ठीक है।
तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो लाभ का पद धारण कर रहा होगा व्यक्ति तो उसको संविधान के सदस्य, संसद का सदस्य हट जाएगा। विकृत मस्तिष्क का मतलब अनसाउंड माइंड करने वाला व्यक्ति, यानी कि पागल आप एक तरीके समझ सकते हो। और ये कोई सक्षम न्यायालय है जो वो ये बता रखे कि हाँ ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, विकृत है, थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई फला व्यक्ति कोई कह रहा है कि भैया ये व्यक्ति ठीक ठाक नहीं है और किसी ने ऐसे मेडिकल बना दी टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं। न्यायालय इस बात का सबूत रखेगा कि हाँ ये व्यक्ति की मानसिकता ठीक नहीं है, तो उसके लिए फिर बाद में संसद का सदस्य हटाया जाएगा। अभी तो हो सकता है कि पहले होगा तो बनेगा ही नहीं सदस्य, लेकिन सदस्य दौरान रहते रहते आप संसद के सदस्य हैं, और संसद के सदस्य रहते रहते आप मान लीजिए ऐसे हो गए, तो फिर क्या है, आपको हटना पड़ेगा, संसद की सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी वहाँ पर। तो विकृत मानसिक मस्तिष्क वाली बात हो गई। दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो गया तो वो हट जाएगा। संविधान में ये बद लिखा है कि वो व्यक्ति दिवालिया ना हो, ठीक है, यानी कि यह नागरिक ना हो। तो अगर ऐसा दिवालिया हुआ, अगर इसमें वही वाला नहीं वाला केस समझते रहना, अगर यहाँ लिख दे कि दिवालिया हो गया तो संविधान में ऐसा लिखा है कि वो अनर्हता साबित हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो व्यक्ति अगर दिवालिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, दिवालिया नहीं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर आपको भाषा में दिक्कत ना हो जाए ना। तो दिवालिया अगर होगा, दिवालिया होगा, ठीक, तो फिर तो वो व्यक्ति अनर्ह साबित होगा, ठीक। विकृत मानसिक का हो अगर तब वो अनर्ह साबित होगा। और नागरिक नहीं होगा, ठीक है, यानी कि नागरिक अगर नहीं होगा भारत का, ठीक है, तो वो साबित सी बात, जो जाहिर सी बात है कि तो नहीं हो सकता संसद का सदस्य। लेकिन अगर मान लो कि भाई ये वाली बात ही कैसे आ जाएगी, ये तब आ जाएगी, मतलब संसद का कोई सदस्य व्यक्ति है, अब संसद की सदस्य राज्यसभा लोकसभा में बैठ रहा है, किसी में बैठ रहा है, लेकिन उसके दौरान, संसद के सदस्य के दौरान उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। तो जैसे ले ली, भारत के बारे में कंसेप्ट है कि आप जैसे दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, भारत की अपने आप ही हट जाएगी नागरिकता। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे आप दो देशों के नागरिक हो सकते हैं और कई देशों में ऐसा प्रावधान है। तो भारत की जैसे ही आपने दूसरे देश की वहाँ पर ली नागरिकता, यहाँ स्वतः अपने आप ही हट जाएगी, कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बात यह बता रहे हैं कि नागरिक ना हो, या फिर दूसरे देश की ग्रहण कर लेगा, या फिर दूसरे देश की जो दूसरे विदेशी राज्य है उसमें उसके प्रति उसकी निष्ठा दिखने लगे, तो उसके प्रति अगर निष्ठा दिखेगी तो भी उसकी संसद की सदस्यता दिख जाएगी। यानी कि राज्यसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे, आप दूसरे देश की ज़्यादा बातें कर रहे हो, यानी कनाडा सिस्टम ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो कनाडा से दिक्कत चल रही है, आपके जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसमें आप कनाडा का ज़्यादा फेवर करे पड़े हो, तो इसका मतलब फिर आपके संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना नागरिक वाला केस। फिर क्या, विधि द्वारा अयोग्य। विधि द्वारा अयोग्य का मतलब वही है कि जो संसद विधि बनाती है, और संसद जो विधि बना रही है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डालेगी बहुत सारी कि ये होना चाहिए संसद के सदस्य के लिए। अगर आप संसद के सदस्य में जो लिखी है बातें उसमें से कुछ नहीं हो तो आप अयोग्य हो जाओगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, बस खाली लिख दीजिए, मैंने एक बार को आपको समझ में आना चाहिए, एक बार गो थ्रू हो जाओगे और बाद में सब समझ में आ जाएगा। अब क्या है, हमने देख लिया पहला वाला संविधान में, RPA 1951 देख ले रहे हैं। RPA 1951 क्या है, ठीक है, ये नई वाली ये भाषा समझ लेना, थोड़ा सा भाषा का ही खेल है बस इसमें, बात वो आप समझ होंगे, नहीं समझ होंगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं और आप लोग तो बताइएगा मुझे। RPA 1951 की बात कह रहे हैं, तो RPA 1951 में ये कह रहे हैं कि वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या कह रहे हैं कि चुनाव में अगर जो व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, कोई व्यक्ति चुनाव में लड़ा है वो भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति अनर्ह साबित होगा उसके लिए, ठीक है। 2 या अधिक वर्ष की सज़ा, यानी कि 2 साल की सज़ा या 2 से अधिक साल की सज़ा उसको मिल गई हो व्यक्ति को, हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक से हमने ठीक से समझा था, अलग से ये केस है ना, सब नवजोत सिंह वाला, ओम प्रकाश चौटाला वाला है ना, हमने केस समझे थे, और राहुल गांधी वाला केस भी समझा था हमने कि कैसे उनकी संसद की सदस्यता 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाते वो लोग राहुल गांधी, लेकिन देखो 5 महीने के बाद उनकी संसद की सदस्यता वापस आगे बहाल कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी गई बहाल, वरना अदरवाइज़ वो एक कानून ऐसा, तो इसकी वजह से आपको नहीं मिलता। और उसकी कहानी भी समझ ली तुमने, कैसे राहुल गांधी का ही वो तीर था जो राहुल गांधी का के लगा। तो 2 या अधिक वर्ष की आपको सज़ा अगर मिली है तो आप संसद के सदस्य रह जाएंगे, और शायद में सोचो कि 2 साल की आपको जो सज़ा मिली वो, या 2 साल से जितनी, यानी सज़ा की अवधि जितनी भी उतनी प्लस 6 साल और ऐड कर लो, इतने टाइम तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे किसी टाइम, ठीक। तो ये बहुत दिक्कत वाला कानून बहुत तगड़ा था। तो अब ये फिर उनके साथ केस था, मनमोहन गवर्नमेंट लेके आई थी 2013 के आसपास, तो उन्होंने फिर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, ऑर्डिनेंस लेके आई थी मनमोहन गवर्नमेंट। तो फिर ये हो गया, ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ठीक। 2 या अधिक वर्ष पर, तो इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। अगला क्या है, RPA एक्ट में क्या लिखा है, ऐसे निगम, ठीक है, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, ऐसे निगम में, यानी कि जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स कंपनी होती है, वो ऐसे निगम में अगर वो व्यक्ति वो लाभ का बट धारण कर रहा है, ठीक है, कोई निगम है, कंपनी है, कोई अच्छी कॉर्पोरेट है, उसमें कहीं काम कर रहा है वो व्यक्ति, और वो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो संसद का सदस्य वाला व्यक्ति है, और वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जहाँ जुड़ा वो काम कर रहा है, जिस कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो उसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, या प्लस भी लिख सकते हो, 25%
हिस्सेदारी या उससे ज़्यादा, ठीक है। नहीं, सरकार का जो पार्टनरशिप है, सॉरी सर माफ कर, सरकार का जो पार्टनरशिप है वो 25 है, 25 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें अगर ऐसे व्यक्ति जहाँ पे वो काम कर रहा है तो उसकी संसद की सदस्यता हट जाएगी। ये RP में ऐसा कहा गया है। फिर आगे लिखा है चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय में अगर उसने नहीं दिया है, कि उसको बताएगा कि आपने चुनाव में कितना खर्च किया है, कहाँ से करा है, ये सब कुछ दिखाओ, और आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का, जो भी निर्धारित समय उसको दिया गया, उस निर्धारित समय में उसने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया उस व्यक्ति ने, तो उसकी संसद की सदस्यता जा सकती है, ठीक। भ्रष्टाचार का दोषी होगा या फिर सरकार के प्रति निष्ठा नहीं रखता होगा, यानी कोई ऐसा सरकारी जॉब करता है कोई व्यक्ति, तो वो जो सरकारी जॉब करता है वो बाद में संसद का सदस्य बनना चाह रहा है, सरकारी नौकर, ठीक है, वो संसद का सदस्य अगर बनना चाह रहा है और उस सरकारी नौकर को इस वजह से बर्खास्त कर दिया गया कि वो भ्रष्टाचार में पाया गया था या फिर सरकार के प्रति निष्ठा नहीं रख रहा था, ठीक है, या फिर किसी विशेष काम में दिलचस्पी लगा रहा था। देखो, भ्रष्टाचार का दोषी या सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव मिल रहा है, तो ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसको इस वजह से बर्खास्त कर दिया गया था उसकी नौकरी से कि तुम भ्रष्टाचारी हो, अब तुम्हें नौकरी से हटा रहे हैं, ठीक है, तुम लिप्त पाए गए भ्रष्टाचार में, तुम्हारा सरकार के प्रति निष्ठा ही नहीं है, काम तुम सरकार के लिए, सरकार से सैलरी ले रहे हो, सरकार के प्रति निष्ठा ही नहीं, सरकार को काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से आपको निकाला गया है। तो आप अगर इस वजह से आपको निकाला गया और आप कहोगे मुझे सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, लो मैं संसद का सदस्य बन जाऊँ, क्योंकि राजनेता बनने के लिए कोई बहुत सारी क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए नहीं होता है, जितना ज़्यादा कोई दूर तो, हालांकि आपके नेता हैं बहुत ठीक कुछ में पढ़े लिखे बहुत अच्छे आने लगे, लेकिन पहले तो ऐसे ही सुना जा रहा था ना कि जितना जो कुछ नहीं बन पाया नेता बन जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी से निकल जा रहा हूँ, लेकिन बन जा रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने बता दिया है कि नहीं, अगर आप भ्रष्टाचारी होगे, भ्रष्टाचारी से निकाल दिए गए और या फिर आपको मान ली सरकार के प्रति निष्ठा नहीं है, तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते हो, ठीक। तो ये RP में कहा गया। फिर उसके बाद में क्या लिखा है कि अगर आपका मन ऐसे कर रहा है कि आप सदस्य हो गए, सरकारी ठेकों या कुछ ऐसे काम है, सरकार की सेवाएं कुछ ऐसी है, सरकार की कुछ ऐसी सेवाएं या सरकार के कुछ ऐसे काम जो अन्य में आ रहे हैं, उसमें आप दिलचस्पी दिखा रहे हो कि मैं संसद का सदस्य बन जाऊँगा और संसद के सदस्य बन के मैं यही काम करूँगा, सरकारी ठेके ये वगैरह वगैरह, तो फिर आपकी संसद की सदस्य जा सकती है, ठीक है। मतलब ये अब देखो, ये कोई मन में दिमाग में रखा है अलग से बात है और आउटपुट बाद में लेकिन व्यावहारिक तौर पर अलग, लेकिन जो भाषा लिखी है हम लोग वो समझ रहे हैं, बल व्यावहारिक तौर पर आपको सबको हमको सबको पता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर दहेज है, जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, ठीक है, सती प्रथा है, ये सब ऐसी जो कुप्रथाएँ हैं, सामाजिक कुप्रथाएँ, इनके मतलब इनका दोषी कोई व्यक्ति पाया जा रहा है या इनका कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, मतलब आपने हो सकता है वो काम ना कराओ, आपने छुआछूत वाली काम ना कराओ, लेकिन छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हो, या आपने सती प्रथा वाला काम नहीं करा लेकिन सती प्रथा का आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं या उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने प्रचार प्रसार भी करा, ठीक, ये भी ध्यान रखना, प्रचार प्रसार में भी आप जाएंगे और पालन तो कर रहे हो तो जाएंगे ठीक है। यानी कि आप छुआछूत का जो अभी एक बैन है एक तरीके से आर्टिकल 17 में, तो आप कैसे कर सकते हो उसको, और गलत भी चीज़ है, मतलब हमें आर्टिकल डालने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम आर्टिकल 17 ऐसे कह रहे हैं कि भैया अस्पृश्यता का दोषी हुआ तो ऐसी सजा वगैरह, हमें डालना ही नहीं। अगर एक मतलब अब देश में भांति भांति के लोग हैं, ठीक है, तो अलग बात है, ये भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे आर्टिकल हमारे संविधान में होने भी नहीं चाहिए कि भाई आर्टिकल 17 में रोक रहा है कि भैया अस्पृश्यता मत फैलाओ, ये हमें खुद स्वाभाविक होना चाहिए। मनुष्य हैं हम लोग, हम उठते हम यहाँ तक आ पाए अपने बौद्धिक विकास करते करते, ठीक है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि इतनी तो हमें थोड़ी सी होनी चाहिए जागरूकता, लेकिन क्या करें, हमें रोका जा रहा है। हमें चलो ये तो अलग बात है, हमें ये कानून बनाना पड़ गया, दल बदल विरोधी कानून, तो ये थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम लोग किस माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो समाज का माइंडसेट क्या है। तो हमें कोशिश रखनी चाहिए कि अपने जो सामाजिक की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी बनी रहे, और वो थोड़ा सा ऐसी बनी रहेगी जब आप थोड़े से शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित का मतलब ठीक है, जो आपको यहाँ पे लगभग कंटेंट मिलेगा, और फिर यहाँ पे कहीं से भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल बेस से, मतलब बिना आप जुड़े ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे भी मतलब मज़ा नहीं आता कि आपको थोड़ा छोटा से पढ़ा दिया जाए या थोड़ा छोटा पढ़ाओ, पूरा आप उसको बेस से पढ़ेंगे ना, तो आपको उसकी क्रक्स समझ में आएगी, ब्यूटी समझ में आएगी, यार ये चीज़ ऐसे शुरू हुई थी, मतलब संविधान बनाते बनाते ऐसे आए, आर्टिकल 17 की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आ गई, पुरानी कितनी कहानियाँ हैं, कितने किसने आपने सुने भी होंगे, फिर उस टाइम मतलब उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा, तो हमें आर्टिकल 17 लाना पड़ा। तो वो चीज़ आप बिल्कुल जान जाओगे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री की किताबों से इतर जाके, थोड़ा सा हट के जो आपके सिलेबस में लगी उससे इतर जाके, उपन्यास बहुत सारे बताते हैं, जो उस टाइम के लेखक जो कवि होते हैं वो ठीक से उतार देते हैं चरित्र को, उनके पास शब्दों के बहुत अच्छे से बाण रखे होते हैं, वो ठीक से छोड़ते हैं, उन्हें पता है कहाँ पे शब्दों का खेल, कहाँ पे शब्दों को कैसे यूज़ करना है, तो वैसे शब्द को यूज़ करके बिल्कुल वृत्तांत जो भी वो पूरी कहानी वगैरह होती है बिल्कुल सचित्र उतार देते हैं, और आपको बिल्कुल दिमाग में चलने भी लगेगी, रूप रंग बता देंगे अपने शब्दों में कि ऐसा ऐसा उसके है और इसके साथ ऐसा वैसा हुआ था,
तो उस टाइम के नोवेल पढ़ें आप, कुछ ऐसा समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसा जब आपका दिमाग बन जाएगा, फिर ऐसे जब विकसित दिमाग जो बनेगा, तो आप देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, और वो ज़रूरी है, वो हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जैसी चीज़ें ऐसे होनी तो नहीं चाहिए। ठीक, तो लेकिन है दुर्भाग्य थोड़ा हमारा, हम लोग ऐसा कर रहे हैं और अभी भी उसकी कुछ घटनाएं पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़े। ये हुआ चुनाव वाले में देख लिया हमने, आरपी एक्ट में देख लिया। अब देख लेते हैं कि जो दल बदल विरोधी कानून बचा ना तीसरा, ये बचा। देखो हम 3 संविधान वाला हमने देख लिया, आरपीए वाला देख लिया, दल बदल विरोधी कानून का देख लिया। सॉरी, ये देखा नहीं, ये हम लोग अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो वो छोटी सी है ताकि अलग से समझ जाएंगे, अलग से सेपरेशन हो जाएगा। अभी तरह से ये समझ लो कि सदस्यता की समाप्ति एक थोड़ा सा अलग टॉपिक, मतलब है तो इससे जुड़ा हुआ, लेकिन सदस्यता की समाप्ति और कैसे कैसे हो जाएगी वो भी समझ लेते हैं। मतलब ये तो आप डिस्क्वालीफाई इनके लिए रहेंगे, इनके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन सदस्य रहते रहते आपकी सदस्यता की समाप्ति कैसे रहेगी तो वो समझते हैं कि देखो जब क्या जब कोई व्यक्ति क्या है, जैसे ये तो ये चीज़ समझो कि सदस्यता की समाप्ति कैसे हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो गई तो आप तो वही सदस्यता की समाप्ति रहेगी नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है, नीचे में लिख रखा है, ये आपको पता ही है, सब कुछ अंडरस्टूड है कि आपने त्यागपत्र दे दिया, कि हमने त्यागपत्र दे दिया, लो हम नहीं रह रहे सदस्य, तो आप सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। निर्वाचन रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई व्यक्ति गया आपके खिलाफ केस वगैरह कर दे, वहाँ पे निर्वाचन आपका रद्द हो रहा है वहाँ पे, और किसी वजह से तो निर्वाचन रद्द हो गया आपका, तो आप नहीं रहे। 102, ये 102 का मतलब क्या है, 102 का मतलब ये आर्टिकल 102, ये आर्टिकल लिखा, ठीक है, एक आर्टिकल 102। तो आर्टिकल 102 में जो अयोग्यता की जो बातें लिखी हुई हैं, इनके हिसाब से अगर आप अयोग्य हुए तो आपका सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। ठीक, फिर क्या है, 2 या अधिक वर्ष की आपको सज़ा मिली है अगर, तो आपकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी, ये पता ही है हम लोगों को। विधि द्वारा निर्भर आप कहलाए, तो विधि द्वारा अगर आप ऐसे हो गए तो विधि को संसद ने बनाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है विधि द्वारा अयोग्य, तो विधि संसद ने कुछ बनाई तो आप वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, हट जाएंगे आप, सदस्यता समाप्ति हो जाएगी। फिर न्यायालय चुनाव भी अवैध बता दे। न्यायालय ये कह दे कि जो चुनाव हुए, इस चुनाव में ये लोग व्यक्ति चुन के आए, ठीक है, ये चुनाव भी अवैध बता दे कि ये ठीक से चुनाव नहीं हुए, तो आप सदस्य बन चुके, चुनाव हो गया, आप सदस्य बन गए, अरे हम जीत गए, बल्ले बल्ले सब बातें हो रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, न्यायालय ने बीच में इंटरप्रिटेशन करके वहाँ पे बता दिया कि भाई जो चुनाव हुए वो अवैध तरीके से हुए और ठीक ठाक नहीं हुए, चुनाव प्रक्रिया दोबारा होगी वहाँ पे चुनाव वगैरह, तो आपकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा है कि कोई व्यक्ति सदस्य है, वो उपराष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए या राज्यपाल बन जाए, तो सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। कि आप तो सदस्य थे, आप बन गए राष्ट्रपति, तो आपको ये हटना पड़ेगा, तो सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। ठीक, ये बात यहाँ लिखी नहीं, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि कोई व्यक्ति जो सदस्य है संसद का, वो राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए या राज्यपाल बन जाए व्यक्ति, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर दल बदल विरोधी कानून का शिकार वाले व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इसमें अगर पाया जाता है, इसके हिसाब से अगर कोई अपराधी पाया जाता है इस कानून के हिसाब से, तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हम इसको दल बदल विरोधी कानून को अभी अगली वाली वीडियो में समझेंगे। विप क्या होता है वो भी हम समझेंगे ना, विप एक दल का निर्देश होता है, उसके खिलाफ भी जाना, तो हम देखेंगे कैसे 2 तिहाई टूट के, कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी समझेंगे तो वरना हम समझ जाएंगे क्या है क्या। ठीक, तो ये हो गया। अब ऊपर आ जाते हैं, नीचे आ गए थे लेकिन ऊपर आ जाते हैं कि सदस्यता की समाप्ति कैसे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए, जो इसको ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट, 1 और ये 2 और ये 3 और बल्कि चौथा भी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यार, कोई व्यक्ति जो है, ये लिखा हुआ है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर निर्वाचित हो जाता है, दोनों में निर्वाचित, जैसे लिख सकते हो, कोई व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचित हो जाता है, तब क्या होता है, तब देखो, मतलब लोकसभा में भी आप निर्वाचित हो गए, लोकसभा में भी जीत गए और राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो आपके पास 10 दिन का, अगर देखो अलग अलग समय में, एक जो तो पहले यहाँ ध्यान रखना कंडीशन कि आप लोकसभा के भी हो और राज्यसभा के भी हो, यानी कि आप लोकसभा के सदस्य बने और राज्यसभा के भी सदस्य बने, तो अलग अलग बने दिन पे, एक दिन पहले लोकसभा जीत गए और बाद में राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा था, राज्यसभा में भी जीत गए, दोनों तरफ आपने नाम दर्ज करा दिया और आप दोनों में जीत गए। तो आप लोकसभा और राज्यसभा में आपके पास 10 दिन का अंतर है कि आप फटाफट त्यागपत्र दे दो किसी एक पद से, कि आप लोकसभा के ही बन गए और राज्यसभा बन गए, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर या तो लोकसभा को आप बाय बाय कह दो या राज्यसभा को आप इनसे त्यागपत्र दे दो। और अगर आप 10 दिन ऐसे निकल गए, आप नहीं कर पाए कुछ, कि 10 दिन आपने बीत जाने दिए, तो पहला स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आप पहले लोकसभा का चुनाव जीते थे, ठीक है, लोकसभा चुनाव हो गया, उसकी घोषणा आ गई, आप जीत गए, और आपने राज्यसभा में भी अपना नाम डाल रखा था, उसमें भी आप जीत गए, दूसरे नंबर पर आ गए। 10 दिन पूरे हो गए, आपने किसी को जवाब ही नहीं दिया कि आप कौन सी सीट छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ के सदस्य बनना चाहोगे, तो समझ लेना कि जो आप क्या है, पहला स्थान आपका रिक्त हो जाएगा, यानी कि जो पहले आप लोकसभा वाले जीते वो हट जाएगा। अगर मान लो आप पहला राज्यसभा वाला जीते होते, दूसरे नंबर पर लोकसभा वाला जीते होते, तो आपने 10 दिन के में कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो आपका राज्यसभा वाला हट जाएगा,
ठीक है, मतलब पहला हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पहले जिसके बने थे अब नए नए इसके सदस्य बने हो, आपने मतलब नया चुनाव ये लड़ा है, अब तो ये पुराना या पहले सदस्य इसके बने थे अब आप इसके सदस्य बने हो, तो आपका नया वाला देखा जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। आप 10 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने दूसरा फिर भरा ही क्यों, जब आप पहला जीत गए तो दूसरा आपने भरा क्यों, दूसरा आपने ये भरा कि उसमें कोई वजन होगा या कुछ भी अपने कारणों से भरा होगा, तो आप दूसरे की सदस्य बने रहो अगर आप 10 दिन के भीतर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो। और 10 दिन के भीतर रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं मैं पहले ही वाला सदस्य रहना चाहूँगा, जो मैं दोबारा आपकी जो नया वाला जीता हूँ वो मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो पहले 10 दिन के अंदर बता दो। तो ये 10 दिन का टाइम है, 10 और 14 देखो तो एक जगह 14 लिखा है एक जगह 10 लिखा है, इसमें कन्फ्यूज़ मत करना। तो 10 दिन का टाइम है। ऐसे ही क्या है, अगर मान लो एक समय पे दोनों समय ऐसा कोई टाइम हो जाए कि भाई इधर ही एक समय हुआ इधर ही लोकसभा बने तुरंत राज्यसभा बने, ये एक समय ऐसा मुश्किल से होता है, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मान लिया हमने कि एक समय में अगर कोई व्यक्ति बन जाए कि लोकसभा का भी सांसद बन रहा है और राज्यसभा से भी सांसद बन रहा है, तो उसके पास 10 दिन का टाइम है, तो फटाफट कोई सीट छोड़ दे, या तो लोकसभा की छोड़ दे या राज्यसभा वाली छोड़ दे। लेकिन अगर नहीं छोड़ रहा है 10 दिन के बाद, तो उसका राज्यसभा का स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि आप लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों बिल्कुल साथ में चुने गए हो, तो ऐसा माना जाएगा कि आप जनता ने आपको लोकसभा में चुना है, तो आप जनता को ज़्यादा प्रतिनिधि करो, जनता को ऊपर रखा गया है लोकतंत्र में, तो इसलिए आप लोकसभा में बने रहोगे, राज्यसभा का आपका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो एक बार फिर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा कठिन इसमें है नहीं। एक ही समय पे जब बनोगे दोनों के, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के मतलब ये मैं लिख दिया, 10 दिन में त्यागपत्र जिससे दे दो तो अलग बात है, लेकिन आप एक भी समय बने और 10 दिन बीत जाने दिया आपने कुछ नहीं करा, तो आपका ध्यान रखना राज्यसभा वाला हट जाएगा, लोकसभा वाला आपको बना रहेगा। ठीक है, राज्यसभा वाला हट जाएगा। और अगर आपने अलग अलग समय में अलग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बने और 10 दिन के भीतर तब भी त्यागपत्र नहीं दिया किसी से कि हमें लोकसभा छोड़नी है राज्यसभा छोड़नी है, तो ध्यान रखना कि पहले वाला स्थान रिक्त हो जाएगा जो आप पहले चुने थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया होगा पहला बिंदु। अब दूसरा वाला बिंदु भी देखो ऐसे ही है कि संसद, यहाँ लिखा था लोकसभा और राज्यसभा, अब इस संसद में अपने आप निहित है कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, LS और RS में, और ये लिखा है राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में अगर निर्वाचित हो सकते हो, यानी कि आप संसद के सदस्य बन चुके हो, संसद में किसी या लोकसभा या राज्यसभा के आप कोई सदस्य बन गए होंगे, तो अगर बन गए हैं वहाँ पर, और या फिर और राज्य में भी आपने चुनाव लड़ लिए अपने विधानसभा के, ठीक है, तो आप विधायक के भी चुनाव लड़ लिए और MP के भी लड़ लिए, यानी कि MLA और MP के आपने चुनाव दोनों में लड़ा और दोनों में जीत गए, आप MLA भी बन गए और MP भी बन गए उस टाइम के लिए। तो आपके पास 14 दिन का टाइम है, या तो आप MLA को चूज़ कर लो अपने आप को कि एज अ MLA बन जाओ, या फिर एज अ MP बन जाओ। ठीक है, तो आपके पास 14 दिन का टाइम है कि MLA जो आप बने हो और MP जो बने हो, या तो ये ले लो या ये ले लो, या एक छोड़ दो कोई भी। तो ठीक है, जैसे अखिलेश यादव करना, उन्होंने MP पहले MLA रहना ज़्यादा पसंद करा था, उस टाइम बन गए थे। ठीक है, अब बाद में आप सदन में पहुँच गए, तो ये चीज़ें उनके चुनाव में ऐसे बदल रहे, तो ये लोगों के पास ऑप्शन है कि आप MLA बनना चाहोगे या MP बनना चाहोगे। अगर सांसद और राज्य संसद बोलिए ये क्या लिखा, अच्छा संसद लिखा, सांसद भी बन जाओगे आप और MLA भी बन जाओगे, विधायक भी बन जाओगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है चुनने के लिए। 14 दिन का टाइम है, चुन लो। नहीं चुनोगे तो इसलिए ध्यान रखना क्या लिखा है कि 14 दिन की बात क्या हो जाएगा, संसद का रिक्त हो जाएगा। ठीक है, विधान में संसद का रिक्त हो जाएगा, यानी क्या है, आपने नहीं चुना 14 दिन के बाद कि मैं MLA रहूँगा कि MP रहूँगा, तो 14 दिन के बाद आपका कौन सा हटेगा, MP वाला हट जाएगा। आप उस राज्य से आ रहे हो ना, तो आप राज्य को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि आप राज्य की जनता आपके पास में ज़्यादा पड़ेगी, तो आप वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा जनता से जुड़ पाओगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कि 14 दिन तक अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका ध्यान रखा संसद वाला हट जाएगी, आप राज्य के विधानमंडल के सदस्य बने रहोगे। ठीक, ये सब दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, उसी की तरह थोड़ा बहुत सेम है। अब देख कह रहे हैं एक ही समय पर अगर आपको लोकसभा की 2 सीटों पे आप जीत जाते हो, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, जहाँ उन्हें डर लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जीत पाऊँगा, तो वो दूसरी जगह। पहले तो ऐसा था ना कि एक जो व्यक्ति है, पहले ऐसा होता था कि कोई एक व्यक्ति है और वो कई सीटों से लड़ सकता था। ठीक है, चुनाव, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नेता राजनेता है, वो वाराणसी, मोदी जी मान लो वाराणसी भी लड़े, गोरखपुर से भी लड़े, पाटलिपुत्र से भी लड़े, अमेठी से भी लड़े, सबसे लड़ लें। वो तमिलनाडु में भी उधर नीचे ट्राई कर लें, केरल में भी ट्राई कर लें, कई सीटों से ट्राई कर लें, बायनाट से खड़े हो जाए। ठीक है, बायनाट से जैसे राहुल गांधी खड़े होते हैं तो बायनाट से खड़े हो जाए मोदी जी, ऐसे अगर कई जगह से खड़े हो जाए। आज मान लें कि मैं यहाँ से जीत जाऊँगी, कहीं से मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पक्का बात होता है कि मैं यहीं से खड़ा हूँगा, मैं यहाँ से जीत जाऊँगा, तो ये मेरी निर्वाचन क्षेत्र बन जाए, तो वो वहाँ से खड़ा हो जाए। लेकिन जब लगता है डर, तो वो एक दो दूसरे ऑप्शन भी चुन रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जीता तो क्या पता यहाँ से तो जीत जाऊँ कम से कम। ऐसा नहीं, दोनों को मिला नहीं सकते कि 25 यहाँ से मिल गए, 30 यहाँ से मिल गए, लोग 45 मिल गए या 50 मिल गए, ऐसे नहीं। आपको वहाँ से जीतना पड़ेगा या वहाँ से जीतना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने 2 जगह चुनी, आप दोनों जगह जीत गए, तो पहले तो ऐसा होता था, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले ये होता था कि पहले एक जो व्यक्ति है वो कई निर्वाचन क्षेत्र चुन सकता था, 2 से भी ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरे भारत भर में जो 543 सीटें, तो वो कई जगह से लड़ सकता था। फिर देखा गया कि भैया अब आपको अल्टीमेटली तो आपको एक ही चुनना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि आप तो जैसे
ऐसे बन गए। दरअसल उसमें क्या है, दरअसल ऐसे बन गया कि आपने यहाँ से भी सीट लड़ी, यहाँ से भी लड़े, यहाँ से भी चुनाव लड़े, 3-5 सीटें पकड़ ली आपने, 6 पकड़ ली। तो आपने यहाँ से भी जीते, यहाँ से भी जीते, कई जगह जीते, 3 जगह से मान लो जीत गए आप, 1 2 3 से जीत गए, इनसे जीते नहीं तो यहाँ दिक्कत पड़ी। फिर मान लो आप 3 से जीते, अब आपको 2 तो छोड़ोगे ही कोई, तो एक पकड़ोगे, तो ये 2 पे चुनाव फिर कराने पड़ेंगे, चुनाव फिर खर्चा होगा, ठीक है। या मान लो आप 3 की जगह आप 5 में जीत गए, ठीक है, इन 5 में जीत गए, तब भी आप बैठोगे अल्टीमेटली तो एक सीट पे, तो आप सोचो जी मैं ये चुनूंगा, तो ये 4 को छोड़ोगे तो 4 खाली हो जाएंगे, फिर इन पे चुनाव होंगे। तो इसलिए फिर बाद में कर दिया गया भाई इतनी ज़्यादा नहीं, 2 रख लो, मैक्सिमम 2, कि कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है अधिकतम। तो उन दोनों पे जीते तो हम उसके लिए नियम बना रहे हैं, एक पे जीतेगा तो उसी सीट से चला जाए संसद में। तो अगर एक पे जीतेगा कोई व्यक्ति तो उसी सीट से जाएगा संसद में, और अगर 2 सीटों पे दोनों पे लड़ता है कोई व्यक्ति, जैसे इस टाइम जो राहुल गांधी ने करा था 2024 के चुनाव में, राहुल गांधी ने क्या करा, 2 सीटों से लड़े थे, ठीक है, बाय नेट से भी लड़ लिया था चुनाव, तो 2 सीटों से लड़े थे। तो उनको क्या है, फिर यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल में राहुल गांधी लिख सकते हो, तो अगर कोई व्यक्ति 2 सीटों से लड़ रहा है चुनाव और दोनों में वो जीत जाता है, ठीक है, तो वो दोनों पर अगर जीत जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके पास फिर से 14 दिन का टाइम है, कि 14 दिन का टाइम है, तो किसी भी एक सीट से त्यागपत्र अपने आप दे दे कि भाई मैं हट जा रहा हूँ। अगर नहीं दोगे त्यागपत्र, ठीक है, 14 दिन का टाइम है, तो आपके पास दोनों सीटें आपकी चली जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा है कि बाद दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे, यानी कि 2 सीटों से जो आप जीते हो उनमें 14 दिन का टाइम है आपके पास, फटाफट एक चुन लो जो ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको, जिस सीट से आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे संसद में, तो उस सीट से चले जाओ। अगर आप 14 दिन निकल गए और आप नहीं बता पाए ना, तो आपकी दोनों सीटें से आपके रिक्त हो जाएंगे, वहाँ पे फिर से चुनाव होंगे उन 2 सीटों पे, ठीक है। अभी एक सीट पे होगा जब आप जिससे त्यागपत्र दे दो, फिर दोनों सीटों से होंगे। समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट। चौथा और समझ लेते हैं। चौथा ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है संसद का, जो व्यक्ति संसद का सदस्य है, मतलब ये आपके सदस्य रहते रहते वाली बात है कि आप सदस्य फिर सदस्यता समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों, यानी कि 2 माह, ठीक है, 2 माह का मतलब 60 दिन, लगातार कोई व्यक्ति 2 महीने से संसद के जो सदन है उनमें से किसी भी सदन में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में, और किसी भी सदन में जितनी बैठक होती है किसी भी बैठक में वो अनुपस्थित ही रह रहा है, भाग नहीं ले रहा है, और लगातार उसके 6 मतलब 2 महीने हो गए, 60 दिन ऐसे हो गए लगातार। तो ये ध्यान रखना ये बात कि उसकी संसद की सदस्यता है वो रद्द हो सकती है, ठीक है, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके हाथ में पावर होगी कि वो आपकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि अगर वो व्यक्ति 60 दिनों तक नहीं आया आपने उसको सीधे हटा दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उसमें उससे थोड़ा कारण भी पूछा जाएगा, तो वो कहेगा भैया मैं बीमार हूँ, ये सब कुछ है वो सब है, तो वो होगा उसके कारण में से उसके मतलब 60 दिन तक नहीं आ पाए, मतलब सरकार सही में उसकी सीरियस कंडीशन हो गई, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो 60 दिन से क्या 3 महीने तक उसको बेड रेस्ट बोला है, ठीक है, और जाहिर सी बात अगर ऐसे बोला हो तो इसलिए तब तो नहीं रद्द होगी, ठीक है। तो इसलिए बात है यहाँ पे मतलब जेन्युइन कारण बताएंगे, जेन्युइन रीज़न बताएंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति देखेंगे, हाँ तो फिर उसको नहीं किया जाएगा। वरना अगर अपनी मौज मस्ती में 60 दिन तक नहीं आए किसी भी बैठक में, तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है, हो भी सकती, मतलब कर भी सकते हैं, उनके पास पावर है जरूरी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं कि वो अपने आप हो जाएगी, ठीक। करेंगे कौन, वो अध्यक्ष ही करेंगे या सभापति करेंगे। अध्यक्ष या सभापति मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर लोकसभा के सांसद की बात हो रही होगी तो अध्यक्ष, और राज्यसभा के सांसद की बात हो रही होगी तो सभापति, इसलिए। बाकी ये मृत्यु त्यागपत्र निर्वाचन ये सब हम समझ चुके हैं, न्यायालय वाले भी समझ चुके हैं, सब कुछ हो गया, तो इसलिए अब ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। अब जो दल बदल विरोधी कानून वाला कोई व्यक्ति है वो हम एक बार पढ़ लेंगे अगली वाली वीडियो में, वो समझ लेंगे दल बदल विरोधी कानून है क्या। फिर उसके बाद में संसद की और चीज़ समझेंगे, विपक्ष का नेता भी समझेंगे, संसद के जो प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख नेता किसे बोलते हैं, विपक्ष का नेता किसे बोलते हैं, कौन होता है, कौन विपक्ष का नेता बन सकता है, वो भी सब समझेंगे, उसका क्या रोल होता है वो भी समझेंगे। मतलब A to Z संसद के बारे में हम पढ़ लेंगे, और संसद के बारे में हमने पढ़ लिया, इसका मतलब है हम ठीक से पॉलिटी को बहुत सारा हमने पढ़ लिया, क्योंकि अल्टीमेटली संसद ही है जो कुछ है ना, तो हमें वो आनी चाहिए। इसी में बजट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो बजट भी हमें देखना है, विधेयक पढ़ेंगे, कई प्रकार के जो विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, वो भी हम समझेंगे, इन पे जो विवाद होते हैं वो भी समझेंगे। मतलब ठीक से आपको बहुत थोरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो समझो कुछ बचेगा भी नहीं आपको कहीं और पढ़ने का, वजह से को रिवाइज़ करें, प्रॉपर नोट्स बनाए, मैं बोर्ड पे इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग देख के लिख लें। और अगर ऐसा है कि मेरा कोई दिक्कत देता है तो मैं इधर होता हूँ, तो आपको अगर मालूम मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपने यहाँ से ले लिया कैप्चर, यहाँ कर एक स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं इधर आ ही रहा हूँ किस टाइम तो इधर ले लिया। बाकी एक आध बार कोशिश करूँगा मैं ध्यान में रखा करूँ कि ऐसे करके पीछे हट जाऊँ, आप वीडियो पॉज करें और ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो ऐसे करके आपको दिख जाएगा, ऐसे मैं ध्यान रखूँगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे करके जब मैं इधर हटूँ तो थोड़ा सा मैनेज करके लिख लें, ठीक है। तो अगली वाली क्लास में हम दल बदल विरोधी कानून को समझेंगे और पॉलिटी की आगे क्लास में बढ़ाते हैं। और आपके और कुछ सुझाव हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।